ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं कि मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। हमारी नज़रों में तो वो पहले से नालायक और नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला है। लिस्ट जो है ये आपने हमें ज़रूर भेजनी है, इसको आप तैयार करें। उसकी वजह ये है कि एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ। अब वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आपकी खातिर आ रहा है, इस मुल्क की खातिर आ रहा है वापस। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुबहम तारीख के ऐलान के बाद ऐन उसी वक्त ही सवालात उठना शुरू हो गए थे कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो हतमी तारीख का ऐलान आखिर क्यों नहीं किया। ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि इलेक्शन अगर आखिरी हफ्ते में होंगे, क्या ये महज इलेक्शन कमीशन का जो एक सियासी जमातों को प्लेकेट करने के लिए सियासी जमातों ने जो दबाव क्रिएट किया था उसको कम करने के लिए कहा गया है, या वाकई दे इंटेंड ऑन कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। अब इस पर जो इलेक्शन आखिरी हफ्ते में जो बात हो रही है जनवरी की, उस पर मौलाना फजल रहमान के कल के बयान ने भी बहुत सारे जो हैं वो सवालात खड़े कर दिए हैं और मौलाना ने जो इलेक्शन का प्रोसेस है एक तरह से उसको मशकूक बना दिया है। मौलाना ने पहले मौसम की शिद्दत को सामने रखते हुए जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन पर सवाल खड़ा किया और इस हवाले से उनका पहले क्या कहना था ज़रा सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जनवरी ऐसा महीना है खुशदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, सांगला, हमारे एबटाबाद, मरी तक ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। अच्छा, मौलाना के दूसरे बयान ने आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी पर जो है वो संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। मौलाना के मुताबिक इनके लिए मौजूदा हालात में इलेक्शन कैंपेन चलाना नामुमकिन हो गया है। मौलाना ने सिक्योरिटी पर क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लेते हैं। बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया। इस वक्त भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इस वक्त हाज़िर है, पीपल्स पार्टी पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर चुकी है और मौलाना ने भी इलेक्शन मुहिम को चलाना किसी भी उम्मीदवार के लिए मुश्किल और अपने लिए नामुमकिन ही करार दिया है। तो क्या ऐसे में इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, और अगर हो भी जाएं, जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है कि क्या वो इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकेंगे जिनके नताइज आखिर में तमाम सियासी जमातें कबूल कर लेंगी। दूसरी जानिब PMLN के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचने का जो है वो कह चुके हैं, लेकिन क्या अब भी वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे या फिर मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ साहब भी पाकिस्तान वापसी का अपना इरादा बदल सकेंगे, या एन वो ये जो ये सवालात हैं कि क्या इस वक्त जो है ये इलेक्शन इन हालात में कराया जा सकता है, ये वो सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। कादर मंदोखेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अज़र सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर कानूनदान है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUI फेस से आपका ताल्लुक़ है। और बैरिस्टर दानियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब से आगाज़ करती हूँ। आपके जो अकायद हैं वो तो इस वक्त पूरे मीडिया पर छाए में, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं उन्होंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे जो है वो सवालात खड़े कर दिए हैं। बट कामरान साहब, इस पे ये भी बात हो रही है कि कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जनवरी के जो है वो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है। अगर आपको याद हो, गो कि हमारी तारीख का बड़ा एक तल्ख हिस्सा है, 2008 में भी इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी में ही होने थे, फिर किसी वजह से जो मोहतरमा की शहादत थी
उसकी वजह से वो डिले हो गए, लेकिन उस वक्त तो किसी ने कोई सवालात नहीं उठाए। फिर लोकल गवर्नमेंट जो ये अभी हुए हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन रादर, वो भी इसी तरह सर्दियों में हुए, उसमें भी किसी को कोई एतराज़ नहीं था। तो इससे लग ही रहा है कि शायद क्योंकि मौलाना इस वक्त अपने लिए टाइम बाय करना चाह रहे हैं, कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है कि वोटर सपोर्टर के सामने जा सके, तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, शायद आपको याद नहीं होगा कि 2008 में भी जो है इसी तरह से एतराज़ात उठे थे और लोकल बॉडीज की इलेक्शन में भी जो है सवालात उठाए गए थे। टाइम बाय करने की जरूरत हमें न थी न है। शायद आपको ये याद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में जब हमारी मीटिंग थी तो हमने उनको 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाने के लिए कहा था, और उसके बाद जो पार्टी की तरफ से एलामिया जारी किया गया था उसमें भी जो है वो मामला 90 दिन के अंदर या जल्द अज जल्द उसके नजदीक तरीन वक्त के अंदर जो है ना वो इलेक्शन करवाने की बात की गई थी। तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या, जो किसी पार्टी के साथ जो है इस तरह की हरकत हो कि उसके किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में धमाका कर दिया जाए और उसमें 84 लोग शहीद हो जाएं और 200 लोग जख्मी हों, फिर उसके बाद उसकी जो सेकंड टियर की क़यादत है उसको निशाना बना लिया जाए और उनके ऊपर जो ना खुदकश या अदरवाइज जो ना हमले शुरू हो जाए। तो इस पे सवालात उठाए जा सकते हैं या नहीं उठाए जा सकते हैं। जाहिर है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, आप पॉलिटिक्स जब कर रहे होते हैं तो आप सवालात उठाते हैं। इसी तरह से मौसम के हवाले से मौसम की शिद्दत तो है, जनवरी में पूरी शिद्दत होती है, और अगर आप इस वक्त सवालात नहीं उठाते हैं कि जी तमाम लोग वोट देने नहीं आ पाएंगे या उस तरह से कंपेन करने जो है ना वो मुश्किल होगी। ये तो हम नहीं कह रहे कि हम खुदा न खास्ता कोई इलेक्शन के बाइकाट पे जा रहे हैं। हमने उनकी अपना इलेक्शन कमीशन की मीटिंग बुलवाई है सेनेट में, ताज हैदर साहब वाली कमेटी में, और उनको कहा है कि दिसंबर में आ जाइए। अगर आप नवंबर में नहीं जा सकते हैं तो आप दिसंबर तक आ जाइए। और इलेक्शन को मतलब था कि वो 90 डेज अगर तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि अब वो मुमकिन नहीं है, मगर इसके बावजूद जो है ना वो मिनिमम जो उसका वो है उस डिले है वो उसको मिनिमम कर दीजिए दिसंबर में। फिर भी जो है वो शिद्दत निस्बतन जो है इतनी ज्यादा नहीं होती। ज्यादा शिद्दत आजकल हमारे यहाँ जनवरी में आती है, सुबह बलूचिस्तान में भी और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी। इवन पंजाब में भी बाज़ इलाकों में धुंध का राज होता है, तो उसमें जाहिर इफेक्ट होगा। अगर आपकी 5% कता कलामी की माफ़ी कामरान साहब, क्योंकि आपने धुंध की बात की और धुंध से बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक और बहुत सारे जो हैं वो माजी की कुछ हकायक जो हैं वो इलेक्शन से मुंसलिक हैं, तो क्या डर ये धुंध का तो नहीं है कि धुंध आ गई तो क्या सब कुछ ही धुंधला हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे डर हैं। तो सबसे पहले जो पहली बेईमानी शुरू होती है इलेक्शन में वो हल्का बंदियों से शुरू होती है। जरा आप बलूचिस्तान के 51 हल्कों की जो सूबाई हल्के हैं इनकी लिस्ट उठा के देखिएगा। जो इनका जो मिनिमम है वो 4 लाख समथिंग है, जो मिनिमम सूबाई हल्का जो बनने के लिए जो रेशो रिक्वायर्ड है, और जो प्लस माइनस हो सकता है वो 10% है। मगर यहाँ पे जो हल्का बंदियां हुई हैं एक जगह पे 4,66,000 की और एक जगह पे 1.5 लाख की भी है। तो इस तरह की अगर आपके 5, 7, 8 हल्के अगर इस तरह के बना लिए जाए तो उसमें नताइज में कितना फर्क डाला जा सकता है, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे सरदारी सिस्टम है, इलेक्टेबल्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स जो है ना वो मैटर करते हैं। ये मामला जो है ना वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो चुके हैं इन मामला। आपकी बिल्कुल वीज़ा वी सिक्योरिटी उस पर तो कोई उसमें जो है वो दो राह नहीं है कि वाकई सिक्योरिटी के डायनामिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो मुश्किल हैं, नो डिनाइंग दैट। बट मौसम के हवाले से मैं ज़रा बैरिस्टर दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। आपका भी वोटर सपोर्टर जो है वो हज़ारा, KP बेल्ट, मरी वाली साइड जो है वहाँ पे आपका वोटर सपोर्टर बहुत है और आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपका जो है वहाँ से आपको जो है सीट्स भी मिलेंगी। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके भी ये खदशात हैं, और साथ ही साथ क्या आप समझते हैं ये एक प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट है कि मौसम की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसकी वजह से उनकी बिना पे इनको डिले किया जाए, उनको जो है वो 90 दिन में कराया जाए या आगे डिले किया जाए, जिस तरह कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब? पहले किया जाए, मतलब 90 दिन तो नहीं हो सकता। नहीं कामरान साहब आपकी तरफ नहीं आ रही, मैं वो कह रही हूँ कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए पहले तजवीज़ ये थी कि 90 दिन से पहले जो है वो करवा दिए जाए, और अब आप ये कह रहे हैं कि इनको जनवरी के आखिरी हफ्ते में ना किए जाए, आगे ले जाया जाए। मैं दिसंबर में मैं फिर अपनी बात फिर दोहरा देता हूँ। जी दिसंबर में फिर करवाया जाए, दिसंबर में रिकॉर्ड भी है, दिसंबर में फिर करवाया, ठीक, दिसंबर में करवाया जाए। जी दानियाल साहब, क्या इस आर्ग्यूमेंट में वजन लगता है आपको?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो जहाँ तक जिस तरह आपने कहा कि हम क्या चाहते हैं कि इलेक्शन को आगे किया जाए, जहाँ तक हमारा तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों और क्या नाम है, बल्कि अगर पहले हो जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है। और शायद कुछ ही जो बात कह रहे हैं जनवरी की, वो ठीक कह रहे हैं कि आपके मुल्क के कुछ इलाकों में ऐसे हालात होंगे कि आपकी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर ये हो जाए, देखिए हम तो कल इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। और हमारी जमात ने जितना डिलीवर किया है, हमारी जमात ने 2017 से पहले और 2017 तक और जिस तरह पाकिस्तान में काम किया है, और पाकिस्तान में बार बार अगर हमारे जितने भी अदवार हैं उनको उठा के देखे जाएं, तो वी हैव अ स्टोरी टू टेल। We have a story to tell the people of Pakistan that will sell better than any other political party. तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम से हों और इलेक्शन कलाम की माफी वैसे साहब, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो और कल ही हो, तो फिर आप जो है वो असेंबलीज जो है वो टाइम पे तहलील करते हैं ना, आप वक्त से पहले ना करते कि आपको 90 दिन का टाइम फ्रेम जो है वो मिल जाए। नहीं, हमने टाइम से किए हैं, 1-2-4 दिन से तो आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, उससे बिल्कुल हो गया ना, टाइम फ्रेम ऊपर चला गया, 90 दिन और 60 दिन। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। नहीं डॉक्टर साहब, वो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, मिनिमम जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम से हो, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां चीज़ें पूरी करके रखे और जनवरी से पहले इलेक्शन करा दे। और अगर ये करा सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, नवंबर में कराएं, दिसंबर में कराएं। और वी आर रेडी टू फेस द म्यूजिक एंड वी आर रेडी टू गो टू द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हम तो इलेक्शंस के लिए डे 1 से तैयार हैं और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 तही अक्सरियत के साथ आएगी इस दफ़ा। और वो इसलिए आएगी क्योंकि हमने गाली गलोच की सियासत नहीं की, डॉक्टर साहब, हमने जलाने की सियासत नहीं की, और हमने लोगों को सिर्फ खाली ये बात नहीं की कि 500 अरब इधर पड़ा है, 200 अरब इधर पड़ा है, 400 अरब इधर पड़ा है। इंशाल्लाह जब इलेक्शंस होंगे और जल्द ही होंगे तो आपको नजर आएगा रिजल्ट। चले इस पे आगे जाके बात करूंगी, कॉन्फिडेंस जो है ये किधर से आ रहा है। लेकिन ज़रा मैं कादिर मंदुखेल साहब की तरफ चलती हूँ। कादिर साहब, आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के कंधों पर ये बोझ डाला जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी, ये अमलन इलेक्शन कमीशन ने ही डिसाइड करना है? बिकॉज आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। देखो, ये तीनों मोहतरम वकील है और सीनियर वकील है। मैं तो सिर्फ इतने सवाल रखूंगा इलेक्शन कमीशन के सामने। ये मौलाना साहब वाली बात जो आपने की है, मैंने पहले दिन की थी कि जनवरी में तो सख्त सर्दी होगी कराची और लाहौर को छोड़ के, तो आप इलेक्शन कैसे कराओगे? चलो ये तो एक आम सी बात है। दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन से ये, 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी अलकबंदी आपने चेंज कर दी है 1.5 साल पहले। अपीलें वगैरह सब किए। 2018 में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैं खड़ा था, फैसल वाडा निकल गया। 2021 में मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने आ रहा है। तो 2018 का जो अलकाबंदी थी आपने चेंज कर दी है। जब आपने चेंज कर दी उस पर अपीलें हो गई, सब हो गए। आज अभी 27 तारीख को जो आपने लिस्टें की है वो आपने वापस बिगाड़ दी। भाई क्यों, किसके दरखास्त पे? आपने तो अपीलें सुन लिए, हमारे झगड़े सुन लिए, आर्गुमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब ये फिर आपने 1 महीने की लंबी तारीख दी। अभी मेरे इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी से भी और चैनल में बात हो रही थी। आपने 26 अक्टूबर का टाइम दिया है, आपने 30 नवंबर को लिस्टें भेजा करनी है। अगर मैं मुतफिक नहीं हुआ या दानियाल साहब या कोई और मुतफिक नहीं हुआ तो वो जाएंगे हाई कोर्ट, उसके बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो 4 दिन में फैसला देना नहीं है। इसी वजह से तो हमारा जुडिशियल सिस्टम 139 नंबर पे दुनिया में है। तो आप इलेक्शन का इल्तवा का आप खुद ही रास्ता दे रहे हो। दूसरी बात मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे हल्का एन शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बना है। हमारे मतलब मेरा जो बल्दिया टाउन है सब डिवीजन, उसके एक सर्कल निकाल के दूसरे हल्के में डाल दिए, किसी और सब टाउन का सर्कल निकाल के मुझे दिया है। भाई क्यों? आपने मेन रोड भी क्रॉस कर दिया सब। इसका मतलब ये है कि आपने अभी से नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना शुरू कर दिया है। आपने फवाद हसन फवाद को लिया है, आपने वो डार है उसको लिया है, उसके अलावा आपने तारड़ है उसको लिया है,
फिर आपने आज चीमा को लिए जो उनके साथ करप्शन में मुलव्वस था या नहीं था, उनके साथ शरीके जुर्म था। उसके बाद आपने क्या नाम है आपका तोकीर शाह साहब जो शहबाज शरीफ साहब का सेक्रेटरी था प्रिंसिपल, आज वो अनवारुल्लाह काकड़ का भी था। फिर अनवारुल्लाह काकड़ एक हफ्ता पहले मरियम नवाज से मुलाकात किए, मुस्लिम लीग में शमूलियत की। उसके बाद पावर डिवीजन के सारे चेयरमैन आपके, सबसे बड़े सूबे का गवर्नर आपका। बड़ी कता कलामी की माफी मंदोखेल साहब, आप तो ऐसे माजर के साथ आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सारी चीजें आपको पता नहीं थी जब ये नाम आ रहे थे कि ये क्या होने जा रहा है। ये लगता है कि एक आफ्टर थॉट है, समझ नहीं आई, जैसे एकदम से अभी आपको कुछ सरप्राइज मिला है। ये तो पहले से पता था सर क्या हो रहा है। सुन ले, आप मुझे एक बात बता दें, इलेक्शन कमीशन ने एक नाजायज ऑर्डर जारी कर दी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, और वो ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ सिंध के आपने वो उखाड़ दिए, निगरान हुकूमत ने, आपने कुछ नहीं बोला। पंजाब में एज इट इज मौजूद है। आपने सिंध के तरक्याती काम, इवन हमारे सीवरेज के पानी के, सैलाब के मकानात आपने रोक लिए, पंजाब के नहीं रोके। तो ये चीजें तो अभी नजर आई। तो ये तो नहीं, लेकिन ये लगता है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, कुछ गारंटी और थी, और फिर मसले कहीं और चला गया। ये तो ऐसा लगता है। नहीं थी, ये इलेक्शन कमीशन का टोपी ड्रामा, ये जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इनका क्या ख्याल है? चले मैं जरा अब मानेंगे इसको, अब मैं तो अभी तो आप नून लीग को प्राइम मिनिस्टर बना दो। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह रहे मैं लिख के देता हूं, मैं चौथी मर्तबा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है वैसे। अच्छा चले मुझे जरा आज़ाद सिद्दीक साहब की तरफ भी जाने दीजिए। आज़ाद सिद्दीक साहब, मंदोखेल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी इल्तवा का रास्ता जो है वो दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को रास्ता दिया जा रहा है, ये दे दिया है। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मैं देख रहा था सारे हमारे भाई बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून से, लॉयर भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, हम सब बराबर के शरीक हैं आईने पाकिस्तान 1973 तोड़ने में। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की वक्त से पहली असेंबलियां तहलील हुई थी, इलेक्शन ही नहीं करवाए। इन्होंने खुद 3 दिन पहले असेंबलियां किस बुनियाद पर तोड़ी, किस कानून के तहत तोड़ी? अगर वो गलत था तो ये कैसे सही हो सकता है? ये सबसे बड़ा जुल्म है। इन्होंने जो जमहूरियत को ठेस पहुंचाई है। 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील करके बदनीति की बुनियाद रखीगी कि 90 दिन ले जाए। और अच्छा, उसके पीछे वो वजह ये है कि जब आपने इकट्ठे बैठे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठकर आपने जो वादे वईद किए उस पर अमल दरामद होना था। किसने कहा था कि सेक्शन 57 के अंदर तरमीम करो और ये इख्तियार इलेक्शन की तारीख देने का इलेक्शन कमीशन को दे दो? इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराना है, तारीख देना कभी भी नहीं रहा। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट यही है कि आईनी जिम्मेदारी है। या हमारे आइन के तहत आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है, ये कमरान मुल्क साहब सारे मानेंगे कि इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है। 48, 58, 105, 107, 224, 224 से। अब उसके अंदर आपने देखा कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 90 दिन से, वो तो 90 दिन था ना, वो वायलेट हो गई। फिर यही नहीं काम किया इन्होंने और क्या किया? ये हल्का बंदियों का ड्रामा करने के लिए, वो जो तयशुदा चीजें थी उसको तवालत देने के लिए, एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगाने के लिए ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 2 निगरान वजीर आला को लेकर बैठे और हल्का बंदियां तय कर लिया। ये भी एक बदनीति का एलिमेंट है। तारीख किसी वक्त बताएगी कि ये सारा काम करके इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो 6 जून से कह रहा हूँ मिस आगे पाकिस्तान कर लो, इलेक्शन नहीं मिलना इनको। ये लगे हुए हैं। मैंने आईनी दरखास्त दायर की हुई है कि 90 दिन मिले। 90 दिन तो तोड़ दिए इन्होंने। देखे ना अभी क्या वजह थी? 90 दिन का जो था वो 6 नवंबर डेडलाइन थी। 6 नवंबर तक 54 दिन कम से कम पहले जो है ये डेट देनी थी। आज हम 1 अक्टूबर को चले गए, 31 और 6 37 दिन रह गए हैं। 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है। और अभी भी किसने कहा है? वो आपको पता है, हफ्ता सफाई की तरह हफ्ता इलेक्शन दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जनवरी किया। अभी ये क्या तरीका होता है? इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके, इसकी हैसियत कोई नहीं, उसे तो नोटिफाई करना है और नोटिफिकेशन दे के बताना है कि कब अपना किस वक्त कागजात नामजदगी और शेड्यूल सारा तय होगा। तो ये जो है ना, ये अब मेरा नहीं ख्याल है कि कौम इनके इस तरह के, और ये अगर इतना शौक है इन सबको, आए ना अब अपना आला अदालतों में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकर आए, आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन कर ले, आर्टिकल 48 की, 58 की, 105, 107 की, कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार किसका है?
इन सब अब आप बैठ के ना अब जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या इनको नहीं पता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आई तो उन्हें पता था कि वजारती उज़्मा इनके पास है और आगे क्या देना है। आगे तो प्लान था कि असेंबलियां बढ़ानी थी 1 साल के लिए, वो तो इमरान खान ने नजर आ गया उन सबको, उन्होंने असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करके रास्ता रोका कि ये असेंबलियां 1 साल के लिए ना बढ़ाएं। अब भी क्या कर रहे हैं, अब क्या, अब भी जो निगरान हुकूमतें ये एक्सटेंशन है, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी की मर्जी की निगरान हुकूमत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी और सूबे में भी उनकी मर्जी की है, उन्हीं के मुताबिक काम हो रहे हैं और उन्हें बाकायदा फंड दिए जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग उन्हीं की मर्जी के बंदे लगाए जा रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड भुगते हैं अब ये। अब अल्लाह करे कि शायद इनको अकल आ जाए, एक सियासी जमात को कॉर्नर लगाकर इनको मिला क्या है, आज उसके नाखुन लें, मिसाके पाकिस्तान करें, इकट्ठे हों, इलेक्शन साफ शफाफ कराएं, इकट्ठी होके ये साफ शफाफ इलेक्शन। इसी पे जरा अगर इजाजत है मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब की तरफ चलूं। कामरान साहब, जैसे आपने बात की कि आपका वोटर सपोर्टर जो वेदर कंडीशंस हैं, मौसम की शिद्दत की वजह से बाहर उस तरह नहीं आ सकेगा, कैंपेनिंग आप सिक्योरिटी बेसिस पे नहीं कर सकते, आप अपने वोटर को मोबिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो इसमें अगर इलेक्शन हो जाते हैं, बावजूद आपके एतराज़ात के, इस सब में इलेक्शन अगर हो जाते हैं, आप कह रहे हैं आप बॉयकॉट भी नहीं करेंगे, तो फिर आप इसका मतलब इनके नताइज आप मानेंगे? आप ये जो भी हो, मतलब इसको कड़वा घूंट जैसे हर दफ़ा होता है, ये कहा जाएगा जी कड़वा घूंट हमने पी लिया है और इलेक्शन के रिजल्ट्स हमने मान लिए, फिर मान लेंगे रिजल्ट्स अगर आप बॉयकॉट भी नहीं करेंगे? देखिए, बाइकाट अगर पहले करने तो दूसरे को स्पेस देने वाली बात होती है। 2018 वाले इलेक्शन में जो बड़ी धांधली हुई थी जिसमें आरटीएस बैठ गया था, उसको भी तो सबने माना ही था ना। अक्सर अल्टीमेटली हमने कहते रहे कि हम नहीं मानते, हम रिजाइन कर देंगे, मगर उसको काम तो करवाया ना, सबको मानना पड़ा। फिर ये अभी अगर सदीक साहब बात कर रहे थे सेक्शन 57 इन्होंने देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है। मैं उसमें उस कमेटी का शरीक था, उसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ क्लैरिटी के साथ। वो डेट देना उसका इख्तियार नहीं है। अगर इसको जाके घर में दोबारा एक दफा देख लें या नेट पे निकाल के देख लें तो उनको जरा पता चल जाएगा कि वो ऐसा नहीं है। सदर ने तारीख देनी थी, मगर सदर भी अपने ऑफिस के साथ क्या किया, उन्होंने भी तो अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी की है ना जी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का डेट देनी है, सुन लीजिए, तारीखी तौर पर कहा है उन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट दस्तूर तोड़ती है 63A में, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती है सर, कोई 63A में दस्तूर कोई नहीं टूटा सर, को तकलीफ नहीं होती है सर, कोई नहीं टूटा दस्तूर सर। हुकूमत आ जाती है उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती है, उसके नतीजे में 2 असम्बलियां टूट जाती हैं, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती है। वहाँ दस्तूर नहीं टूटता, यहाँ पे दस्तूर नहीं आईने पाकिस्तान 73 में अहमद रहमत का बताए ना, वो तो कोर्टों ने किया है ना। आप अपना बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने क्या रोल प्ले किया अहमद रहमत के लिए। दस्तूर उस वक्त टूटा था जब इनके साथ मिल के खेला गया था। जब इमरान खान साहब कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उस वक्त दस्तूर नहीं टूटा। जब वो कहते थे कि उस वक्त दस्तूर नहीं टूटा, उस वक्त ये सारे उनके साथ बैठ के ताड़ियां बजा रहे थे। तो दस्तूर जब टूटता है तो उस वक्त कभी बताइए जब आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप हुआ करता था, जब नंबर पूरे करके देते थे एजेंसी इमरान खान साहब को, तो उस वक्त को भी जरा याद करिए। फिर उसके बाद जब दस्तूर तोड़ने की बात है फिर बेशक करिएगा। चले इस पे एक बात कर जी क्विकली साहब। सर देखिए, मैं अच्छा नहीं लगता बात करते हुए हम थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हपअप तू कहें, ये सीधी सी बातें हैं। आइन और कानून ये सारे बैठ के तोड़ते रहे हैं। यानी आज बैठ के, आज अगर हुकूमत गिराई थी, क्या कह दिया राणा सलाउद्दीन ने, क्या कह दिया ख्वाजा आसफ ने, क्या कह दिया, सारा कुछ तो मान लिया कि एस्टेब्लिशमेंट के सर पे इमरान खान की हुकूमत गिराई है, तो माने इस बात को, माफी मांगे कौम के साथ, सारे माफी मांगे और आगे चले। कामरान मुर्तजा इस वक्त जो है वो हमारे साथ नहीं है साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। बट अगेन ये अगर ये इस पे बात होगी कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ कानून टूटने की, आइन टूटने की बात है, वो तो बहुत सारी चीज़ें खान साहब भी अपने खुद जो है वो माने हुए हैं। खुद जहाँ नंबर पूरे करने की वो बात करते हैं, खुद जहाँ वो बात करते हैं कि जी मेरा बजट पास करवाने की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वहाँ पर भी बहुत सवालात जो हैं वो उठ सकते हैं। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त मंजर आम पर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ खुद भी आ गई हैं। मैं ज़रा चलती हूँ दानियाल साहब की तरफ। दानियाल साहब,
अब बात ये की जा रही है कि सिक्योरिटी खदशात जो हैं, अगेन अनफॉर्चुनेटली इसको लिंक किया जा रहा है एक दफ़ा फिर जो है वो अगेन ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री माइट रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि जिस तरह माजी में जो है वो बेनज़ीर साहिबा की जो जान को ख़तरा था, इसी तरह जो है ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त जो है ही माइट बी अंडर डेंजर। क्या ये सारी और स्पेशली आज की मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपना प्लान जो है वो चेंज कर दें और वो ना आए? देखिए डॉक्टर साहब, नहीं इंशाल्लाह वो 21 को आएंगे, हमारी पूरी तैयारियां हैं और बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हैं और इंशाल्लाह लाखों के हिसाब से 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का वेलकम होगा और लोग मुंतज़िर हैं जी। सीधी सी बात है कि डॉक्टर साहब कि आज पाकिस्तान में अगर कोई उम्मीद की होप है, उम्मीद की किरण है, या गरीब बंदा अगर अपना किसी के साथ उम्मीद बांध के रखा है तो मियां नवाज शरीफ के साथ है और वो उसको उम्मीद है और वो इंतज़ार कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और वापस पाकिस्तान जहाँ डॉलर 200 रुपये का था, जहाँ रोटी 5 रुपये, माजरत के साथ गैलप सर्वे तो ये नहीं बताता दानियाल साहब सके, लेकिन इसको वापस नीचे लेके जाएं। गैलप सर्वे को आप कौन से सर्वेज हैं ये खुद ही जिसको ना वो ऑन कर रहे हैं और ना यार डॉक्टर साहब नहीं बीच में काटे तो ना नहीं है मुझे प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल, इस तरह कुछ समझ नहीं आएगी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये काटे मत, ये अपने टाइम पे बोले, इस तरह तो नहीं। तो क्या नाम है लोग और इंशाल्लाह अपने टाइम पे आएंगे और क्या नाम है जो खदशात हैं वो नो डाउट सिक्योरिटी के बहुत खदशात हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब हमने हुकूमत ली थी आज से 2012-13 में तो पाकिस्तान के दो सबसे बड़े मसले थे, एक दहशतगर्दी और दूसरा बिजली का बहरान। उन दोनों चीज़ों को हमने हल किया था और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे इलेक्शन के आने तक ये जो इंटरम सेटअप है, दहशतगर्दी की जो लहर पाकिस्तान में सर उठाने की कोशिश कर रही है, इसको ये रोकेंगे और कंट्रोल करेंगे। देखिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। बाहर जाके देखें ना, अगर आज आप अपने हलकों में जाके देखें और जाके वहाँ पर बात करें तो आपको याद है, आपको ये देखने को मिलेगा कि 2013 से 18 इस वक्त लोग भुला चुके हैं। इस वक्त लोग जो पिछले आपके 16 महीने वो उनको याद हैं, उनके ऊपर से आप किस तरह नजर हटाएंगे, ये किस तरह होगा? डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2016-17 की स्टोरी सुनाए बगैर ये कहानी शुरू करें कि 2017 में ये कहानी ख़त्म हुई थी। इस ट्रेन को 2017 में उतारा था, आपने जब उतारा था तो आप बताएंगे और लोगों को हम बावर कराते हैं। हम हलकों में बैठे हुए हैं, आज भी जा रहे हैं और रोज़ जलसे और तकरीरें कर रहे हैं और लोगों को बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान एक सोची साजी साजिश के मुताबिक 2017 में उतारा गया कि पाकिस्तान, लेकिन फिर उस साजिश के सबसे बड़े किरदार को आपने जो है नवाजा भी, और किस तरह पाकिस्तान के डॉक्टर साहब हमने किसको नवाजा? डॉक्टर साहब आपको नहीं पता और हमें नहीं पता कि इस मुल्क में पावर कॉरिडोर्स में क्या क्या किस तरह उठा के एक टांगा पार्टी के हेड को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने के लिए आपको डाल दिया गया कि आपने अपने 60 अरब के प्रोजेक्ट सीपैक को छोड़ के 6 अरब आप एक इंसान तो आप भी बने ना दानियाल साहब, 60 अरब का प्रोजेक्ट छोड़ के मीठा मीठा 60 अरब का प्रोजेक्ट छोड़ के आपने 4 अरब के नहीं डॉक्टर साहब नहीं सब कुछ होएगा। 60 अरब का प्रोजेक्ट छोड़ के 4 अरब के लिए IMF के पास आप कशकोल उठा के गए हैं। आप लोगों को ये बावर तो कराएंगे तो कुछ तो था भाई कि पाकिस्तान के साथ कुछ तो किया जा रहा था कि आपने मुल्क को ऐसे बंदों के हवाले कर दिया जो नालायकी, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन लोगों को क्या कर दी 300 से ऊपर जो डॉलर जाता हुआ वो जो है वो भी याद रहेगा, या ये याद रहेगा कि 2017 में क्या किया? अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हमारी मुल्क में बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है लोगों की। ये हो नहीं सकता कि अब की जो 16 महीने की जो मुसीबतें हैं जिस पे आप ये कह कर आए थे कि बहुत ज़्यादा हम अगर चीज़ें जो हैं वो ठीक ना कर सके तो ख़राब तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ें कहाँ गई आपके और मेरे दोनों के सामने। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑलरेडी पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। ये लगता है ये गवर्नमेंट जो है एक एक्सटेंशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। ऐसे में नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया जिससे और ज़्यादा जो है वो सवालात ने जन्म लिया। ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और फिर मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगी। हमने बचाया है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है, और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा मंदोखेल साहब, आप इलेक्शन में कामयाब होंगे अल्लाह के फजलो करम से, ये मैं आपको लिख के भी देता हूँ। वैसे ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिकॉज खुद कह रहे हैं पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है, खुद उनको एक्नॉलेज करते हैं परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही, तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? डॉक्टर मारिया, और तो मैंने सारी तफसील आपको बता दी है। 2018 में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं तो नाकाम रहा। एक बन गया वजीर आजम, एक बन गया वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, और कादिर खान मंदोखेल रहा एक आम सब मेंबर और सबसे आखिरी सीटों में बैठने वाला। 16 महीने के वज़ीर आज़मशिप में मुझे 2 मिनट भी शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात के लिए नहीं दिए। मैं अपने हल्के के मसाइल के हवाले से उसको आगाह करना चाह रहा था, बजाय ये करने के मेरे फंड रोक दिए और अपने हारे हुए कैंडिडेट को 1 अरब 60 करोड़ के फंड दिए, जिस पे मैंने एहतजाज किए, टेंडर भी हो गए, सब हो गए। तो बाकी पाकिस्तान को तो छोड़िए, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ, आइए अगला इलेक्शन चाहे 2023 में हो या 24 में हो, आइए कराची से NA 249 या 242 में आप लड़े तो इंशाल्लाह कराची के लोग या बल्दिया के अवाम आपको इंशाल्लाह जरूर अपना हिस्सा बताएंगे। जो आप वज़ीर आज़म होने के बावजूद आपने 1 रुपए का न तो काम किया है, इवन कि आपने वहाँ के MNA, लेकिन पार्टी तो आपके भी साथ थी ना, वो तो एक एलाइड गवर्नमेंट थी। आप वहाँ पर अपनी पार्टी से भी गिले शिकवे कर सकते थे कि जी हमें क्यों नहीं मिल रही चीजें और हमारी क्यों सुनवाई नहीं हो रही। ये आज ये कहना, ये तो लगता है कि अब ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक्री है। देखिए ये सारी चीजें हमने की है बात, यहाँ तक मैंने ये कहा कि जो जीते उसको पीछे बिठा दिए, जो हारे उनको वफाकी वजीर खजाना बिठा के बना के आगे बिठा दिए। उस पर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बड़ा शोर मचाया मेरे क़यादत के सामने। तो बात ये है कि आज वही मिफ्ता इस्माइल है, वो कहाँ क्या क्या बातें कर रहा है, आज वही इसाक डार है मिफ्ता इस्माइल के बारे में क्या कह रहा है। तो ये सारी माजी का हिस्सा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितने मर्जी है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए। शहबाज शरीफ साहब ने समंदर के किनारे में जो रेत का एक महल बनाया था 16 महीने में, और वो नवाज शरीफ साहब ने 1 लात में मार के उसको बराबर कर दिया है। वैसे वो रेत का महल बनाने में आप भी आर्किटेक्ट थे, आपने भी वैसे कुछ ना कुछ आपने भी वहां पे जो है उस रेत के महल में आपने भी अपना किरदार अदा किया 16 महीने में, वो शायद आप भूल जाते हैं। नहीं, देखिए 16 महीने में आपने जो किरदार अदा किए वो सबसे पहले मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जब वो PTI ने FATF से पाकिस्तान का नाम नहीं निकाल सका, हमने निकाला। आज सऊदी अरब, दुनिया भर से CPEC, ये सारी चीजें पूरी दुनिया से मेरे वजीर खारजा ने पाकिस्तान को जोड़ा। आप तो ब्लैकलिस्ट होते जा रहे थे, और ये PTI के दोस्त, ये हमारे जो अजहर फारूक साहब, सदीक साहब, ये रोज कहते थे इनकी पार्टी की रोज आज खत्म हो गई, आज दिवाला हो गया, कल दिवाला हो गया। यकीनन इसमें बाकी पार्टियों को भी हिस्सा है, लेकिन मैं किरदार मेरे चेयरमैन का जो पूरे दुनिया से पाकिस्तान को जोड़ा। लेकिन आप ये मुझे बता दें 16 महीने की हुकूमत में हम अपनी वजारत का जिम्मेदार है। हम नून लीग के वज़ीर आज़म का, उनके वजीर खजाना का, जिस वक्त आप सारे ओथ ले रहे थे, कैबिनेट बना रहे थे, उस वक्त भी आप कहते थे ना कि एलाइड गवर्नमेंट नहीं है, हम सिर्फ अपनी जो है वो वजारतों का हम जवाब देंगे, बाकी हम जो है वो इसके जवाब देनी है। बट अगेन दैट्स द रीजन इट सीम्स लाइक इलेक्शन गिमिक्री। कल तक आप साथ थे, आज अब आप ये बातें कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली आप तीनों लॉयर्स हैं, और अगला मेरा जो पॉइंट है इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। पहले अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। भाई साहब, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली, लिख के देने को तैयार हूँ कि इलेक्शन में आप जो है वो आपको कामयाबी मिलेगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट कुछ दिन पहले आई, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब आएंगे 21 को आके जलसा करेंगे और अगले दिन कोर्ट पेश होंगे। अब अगेन क्योंकि आप लॉयर्स हैं, अगर एक शख्स जो है वो एब्सकॉन्डर है तो क्या
उसको पहले आके अपने आप को सरेंडर नहीं करना ताकि उसको जो है वो बेल मिले, ताकि आगे चीज़ें मूव कर सकें। तो मेरा सवाल दोनों चीज़ों को मिला के यही है कि कॉन्फिडेंस फिर कहाँ से आ रहा है? अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कह के ना, दानियाल ने जो बात कह दी, बड़ा दुख और अफसोस होता है। पाकिस्तान में जो पावर प्रोजेक्ट में जो मुआहदे किए उसका नतीजा देख रहे हैं कि आज बिजली का यूनिट 79 या 80 रुपीज के ऊपर जा चुका है। 480 रुपया ने सर्कुलर डेट अदा किया था 2013 में जब हुकूमत में आए थे, और उसका जुल्म आज तक है कि वो ट्रिलियंस में चला गया है सर्कुलर डेट। यानी ये बैठकर बातें करना अच्छा नहीं लगता। सवाल ये है, पीटीआई का भी तो पीटीआई की भी तो हाथ है ना इसमें। नहीं, मैं फिर वही बात हूँ ना, पीटीआई में दौर में तो कोरोना के दौर में आके उन्होंने इकोनॉमी को संभाला, और जिस तरह मुझे और आपको ये देखिए ना, 500 से 1300 पे पीएमएलएन लेके गई, 1300 से 2600 पे जो है वो पीटीआई लेके गई। ये तो नहीं हम कह सकते कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। ना, उसकी बुनियादी वजह समझिएगा ना, जो मुआहदे जो किए हुए हैं, मुआहदे तो पीटीआई ने किए थे ना, मुआहदे खत्म कर दे, आज भी खत्म कर दे, लेकिन नहीं, बुनियाद जो बात समझने वाली है, वो जिनके साथ मुआहदे हुए थे, वैसे वो आपकी कैबिनेट का बड़ा एक कलीदे हिस्सा भी थे, अगर आपको याद हो। जिनके साथ मुआहदे हुए थे उनकी कंपनीज भी थी, आपको याद होगा। नहीं, लेकिन मैं फिर बताता चलूं कि ये मुआहदे पुराने हुए हैं, सवाल है उस दौर में नहीं। मैं उससे आगे चलता हूं ना। देखिए, उसके बाद जब साजिश के तहत ये कहते हैं इमरान उसको गिराया, नवाज शरीफ को तो बकायदा डिस्क्वालिफिकेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट से। साजिश तो इमरान खान को गिराया, हर एक को पता है, ऑपरेशन रजीम चेंज, और उसी का नतीजा वो भुगत रहा। तो सारा कुछ आ चुका है ना। डॉलर 170 पे था उस वक्त, और इस वक्त 350, तकरीबन 300 के करीब गया। आपने महंगाई का हाल वो देख लिया, चीनी पकड़ी नहीं जा रही। ये कोई इनका था? ये 17 महीने तो इनके पास थे। और अभी बताया जाता है कि नवाज शरीफ पता नहीं सर्वाइवल क्या करेगा आकर अभी वो 40 सालों में जो इस मुल्क का तबाही कर दी है सारी सियासी जमातों ने, क्या एजेंडा लेके आएगा? कोई नया एजेंडा नहीं है। कौम अब शायद बेवकूफ बनने के लिए तैयार। अब आते हैं अगली बात की तरफ। जो नवाज शरीफ दिखे ना, वो कह रहे 21 अक्टूबर को आएंगे, आकर जलसा करेंगे। भाई दो सिद्दीक साहब का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। दोबारा उनको कनेक्ट करने की जी सिद्दीक साहब जी प्लीज करें। आपका सिग्नल का प्रॉब्लम आ गया था, प्लीज कंटिन्यू। खत्म कर दूं, सिर्फ 1 मिनट। एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 7 साल सजा हुई है एवनफील्ड और अल अजीजिया में, और 10-10 साल के लिए नाअहल है और इश्तिहारी है। वो हैरानकुन बात है, 21 तारीख को कौन सा जलसा करेंगे? सीधा तो जाएंगे वो जेल के अंदर। यानी हाँ, वो एक अलग बात है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पर डीले करते फिर रहे, मैं लिख के दे रहा हूं, तो इलेक्शन एक बहाने की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी तक जो नजर आ रहा है, ना तो उन्होंने पाकिस्तान में आना है, ना इलेक्शन होना है। इन सब ने भुगतना है इस निगरान हुकूमत का। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मैदान पे बैठकर लड़ रही है। और एक बात बता दूं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का जो चैलेंज कर दिया हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट में पीर को लगा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी टेकअप किया, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट पीर वाले दिन इस मैटर को टेकअप कर रही है। वो टेकअप कर भी ले, उसके बाद आपको पता है हमारा कानूनी निज़ाम किस तरह चलता है आगे। इतने फोरम्स हैं, अगर लटकाना हो तो आप तीनों से बेहतर कौन जानता है केसेस कैसे लटकाए जाते हैं। अच्छा दानियाल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब जो बात सब पूछ रहे हैं, सब इस पे सवाल कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के केसेस इस नौयत के हैं कि उनको आके पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर आगे कोई प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। अगले दिन आप जाएंगे, उस दिन आप आते ही जो है वो जलसा करेंगे। कारकर्दगी अगेन आपकी उस तरह की नहीं है, येट दिस कॉन्फिडेंस के हम ही जीतेंगे और लिख के देने को तैयार हूँ। तो इससे तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं और बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं जो पीटीआई के भाई थे इनका जवाब मैं ज़रा दूं कि ये बात कर रहे थे कि भाई कि आपने यूनिट 60 रुपये का हो गया, ये 60 से अगर 180 का भी हो जाए डॉक्टर साहब, तो इसके ज़िम्मेदार ये हैं। हमने जब हुकूमत दी थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या था? पाकिस्तान का मसला था कि आपने बिजली प्रोड्यूस करनी है। जो पिछले इनकी हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं, जो पिछले 20-30 साल के अदवार में नहीं कर सके, ना मुशर्रफ के अदवार में ना किसी और के, हमने 21,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की। वो किस चीज़ के लिए की? आप एक जब चीज़ प्रोड्यूस करते हो उसकी यूटिलाइजेशन होती है, वो यूटिलाइजेशन होती थी सीपैक के पावर कॉरिडोर्स में। आपकी वो पावर कॉरिडोर्स कहाँ गए जिन्होंने लगना था? वो कहाँ गए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था? आपका कहाँ
कहा गया महंगी बिजली यूज होनी थी उधर और सस्ती बिजली यूज होनी थी आपके सार्फिन, घरेलू सार्फिन। फिर आपकी ट्रांसमिशन आपने कहा कि 500 से 1300 से लेके गए। हम इसलिए लेके गए कि हमने काम किया, यहाँ ट्रांसमिशन लाइंस का आगे काम होना था जिसकी वजह से ये लॉसेस कम होने थे। वो ट्रांसमिशन लाइंस 4 साल में किधर गई? कौन सी ट्रांसमिशन लाइन डाली है डॉक्टर साहब? ये तो ट्रांसफार्मर्स फटते रहे, ये कुछ नहीं कर सके। और आज इनके पास बताने के लिए है क्या? आपके वादे थे ना जिस वक्त दिया था, अनऑडिटेड दिया था, तब कहा था दोबारा नहीं होगा। तब तो मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने बैठ के कहा था हम नहीं, इसके बाद ये पीपल्स पार्टी करके गई है, इसके बाद ये सर्कुलर डेट एक दफा कर दिया, नहीं आएगा। डॉक्टर साहब वन बाय वन, यार आप बीच में नहीं बोले डॉक्टर साहब। 1 बाय 1 चीजें होती हैं कि क्या नाम है, आपको पहला प्रोजेक्ट था कि आपने बिजली प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद दूसरा स्टेप था कि आपने ट्रांसमिशन लाइंस डालनी है, तीसरा फेज था कि आपने वो पावर कॉरिडोर्स लगाने हैं चाइना और सीपैक कॉरिडोर में जिन्होंने बिजली इस्तेमाल करनी थी, वो इंडस्ट्री लगनी थी। मेरे जैसा आपका वोटर सपोर्टर भी वो भी कंफ्यूज हो जाता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बता दें, जब पावर मिनिस्टर बैठ के कहेगा इसके बाद कभी नहीं होगा, मैंने यकजुंबशी कलम से जो है वो दे दिया है 500 अरब, उसके बाद ये नहीं आएगा दोबारा, कभी नहीं आएगा, सर नहीं उठाएगा। हाँ, तो नहीं होगा ना डॉक्टर साहब, नहीं होगा। क्यों हुआ डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, क्यों हुआ? आपने 2017 में ना बेचते नवाज शरीफ को, आप पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश ना करते, आप क्यों ये चीज समझ नहीं रहे कि भाई इस मुल्क के साथ क्या पाकिस्तान आज एक साजिश का? यार आप तो चुप हो जाए यार, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में यार? अपने टाइम पे बोले, आपको क्या बीमारी है? आप अपने टाइम पे जितना मर्जी बोले भाई, तो ना बोले यार, नेशनल चैनल पे बैठ के क्या नाम है कि आपने इस सारा फ्लो खराब कर देते हैं यार। सर प्लीज गुजारिश इंटरजेक्ट डॉक्टर साहब, ये इस तरह तो प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैं अपने टाइम पे जो मर्जी बोले, इनकी बीमारी है, इन लोगों को वर्बल डायरिया है। ये अपने टाइम पे जो कर सकते थे करते 4 साल में, अपने टाइम पे बोले, अपने टाइम पे चीज करें। Well, I'm not speaking on his time. How can he speak on my time? तो डॉक्टर साहब ये फिर मैं अपनी बात वहां ले जाता हूं कि पाकिस्तान का वो तसलसल जब आपने तोड़ा है तो तसलसल तोड़ने की वजह आज यहां पहुंचे हैं आप पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान आज एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। आपके मुल्क में आपकी जो मुल्क के साथ हाल हुआ है कि यार आपका मुल्क अफगानिस्तान से बदतर है, चाइना कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान कहां पहुंच गया, इंडिया कहां पहुंच गया। आज तक हम उस लंगड़ी लूली जमहूरियत के लिए रो रहे हैं। और 2017 में ये जो ट्रायल टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको डाला गया था, अगर आप उसको निकाल दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताएं कि आज तक पाकिस्तान कितने बुरे हालात हुए हैं? ये हर एंकर मानेगा नहीं हुए। तो ऐसा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि पाकिस्तान यहां तक पहुंचा? सिर्फ एक बीमारी, और इस बीमारी का नाम है इमरान खान, उसकी जमात की इनकॉम्पिटेंस, नलायकों की टीम, झूठों की टीम, चोरों की टीम, और आप उन लोगों की टीम जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मैनेज करना चाहते थे, जो आपके पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना चाह रहे थे, आपकी इंडस्ट्री को रोकना चाह रहे थे, और इस पूरे रीजन में पाकिस्तान को दे टुक दैट पाकिस्तान एट हॉल्ट। राइट, मैं ज़रा आपका पॉइंट आ गया, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट जो है वो हो सकती है। हर जमात ने मेरा ख्याल अपना हिस्सा डाला, ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पीटीआई का जो कसूर है। बट मंदोखेल साहब, लीगल पर्सपेक्टिव आपका लेना चाहूँगी कि क्या इस तरह हो सकता है कि सरेंडर किए बगैर जिस नौयत के नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं उनको जो है वो बेल अगले दिन मिले, पहले आके वो जलसा करें और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस तो जो आ रहा है वो तो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। जी बिल्कुल हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट तक अदालतों को ताले लगाए और अभी 139 नंबर पे है तो 239 पे उसको पहुंचा दे। अगर कोई मुल्क है तब पॉसिबल है। आप मुझे बताओ आइन का आर्टिकल 25 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ पर्सन्स। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या कहता है? काले को गोरे पे, गोरे काले पे कोई फोकियत हासिल नहीं है। बकरी चोर, साइकिल चोर को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी क्यों? ये जस्टिस फाइज ईसा के लिए कड़ा इम्तिहान है। ऑप्शन है इनके पास, नवाज शरीफ साहब के पास प्रोटेक्टिव बेल का है, 426 का है, तो ये सेक्शन है जाके बेल कर दे। लेकिन उसके लिए भी गरीब आदमी के पास जो 1 महीने की अपील था, उनके पास 4 महीने बाद भी हो सकती है। चलो कोई मसला ही दे दे। इससे पहले 6.5 साल पहले भी दे चुके हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ, हम अगर कानून की बात करें, आइन की बात करें, ये तीनों वकील है, ये मेरी बात को झुटला दे के मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ। गरीब आदमी के लिए ये सारे क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटी?
आपको पता है बेल एप्लीकेशन के अपील दाखिल करने के लिए अगर 1 महीने का टाइम है, 31 दिन हो जाता है ना, हमें दुनिया भर के कानून दिखाने पड़ते हैं। यहाँ वो कानून किधर जाता है? तो ये कड़ा इम्तिहान है जस्टिस फाइज ईसा के लिए और खुद मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो वोट की इज्जत दो की पॉलिसी के साथ साथ कानून को भी इज्जत दे। और कानून का तकाजा ये है कि अपनी बेल ले, उसके बाद जो मर्जी है जल्द से जुलूस कर ले। तो ये कानून का ताजा है, ये कानून की तालिब इल्म के हिस्से से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टी की पॉलिसी नहीं बता रहा हूँ आपको। चले कानून के हवाले से ही एक और सवाल, अब जो साइफर केस है अज़ीज़ सिद्दीक साहब, उसमें FIA ने अपना चालान जो है वो पेश कर दिया है और उसके मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इसमें जो है वो गिल्टी पाए गए हैं। बताया जा रहा है, अगेन ज़राए के थ्रू ये बात आ रही है कि जी 161 और 164 का बयान जो है वो कोई 28 लोग हैं उनमें उनके शामिल है, जिसमें कहा जा रहा है आज़म खान साहब जो है वो वादा माफ़ गवाह भी जो हैं वो बने हैं। क्या आप इसका जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ये चेयरमैन PTI के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? क्या वो इस इलेक्शन से आपको बाहर नज़र आ रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये कि नेशनल चैनल पे बैठ के ना इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। 17 महीने के अंदर इस मुल्क की इकोनॉमी, अगर फर्ज करें इमरान खान की गवर्नमेंट में ये इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब थे तो कोई इंक्वायरी कर लेते, कोई तहकीक कर लेते, कोई वजूहात सामने ले आते। पूरी दुनिया में इकोनॉमी में, कोरोना में इकोनॉमी में जितना पाकिस्तान ने ग्रो किया वो सारा सामने है। CPEC का सत्यानाश इन्होंने किया, 17 महीने के अंदर आते ये CPEC रिवाइव कर लेते। ये पता है कि पीछे वो क्या थी, ऑपरेशन रजीम चेंज थी कि अमेरिका को आगे लेके आना था, चाइना को पीछे करना था, वो इंटरनेशनल कॉरिडोर में उस पर नहीं जाना चाहता। अब मैं आता हूं आपके सामने असल जो बात समझने वाली है, तो देखिए क्या किया है। साइफर का केस एक बनाया, केस क्या है, वही ऑपरेशन रजीम चेंज वाला है कि इमरान खान को गिराना था और ये नजर आ गया कि किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए बंदे मैनेज किए। अब वो उसके अंदर वो जो है ना साइफर को बकायदा डीक्लासिफाई कर दिया गया। पर दरखास्त दी इन्होंने मार्च में और अगस्त 2023 के अंदर आकर पर्चा, 1.5 साल बाद जाके कोई पर्चा दर्ज किया, उसमें तरमीम की गई सेक्शन 5 और 9 में। उसका माजी से इतलाक कोई हो नहीं सकता। और क्वेश्चन बड़ा सीधा सा, इमरान खान का साइफर के गुम करने की बात कर रहे हैं। वो गुम किसको किया? वो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बने होंगे जो कि साइफर खुद तो बाहर आ नहीं सकता। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को सब नजर आ गया, जिस तरह तोशा खाना के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रीट करती रही। इसके अंदर भी केस कुछ नहीं है। और मजेदार बात यह है कि 164 का बयान जो है, जो इसहाक डार का केस अगर उठाकर देख ले उदाबिया वाले में, वो जब तक खुद कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, यानी इमरान खान के सामने वो बयान लेना है, उनको जरा करने की इजाजत देनी थी, जेहन में रख ले। ये भी एक चीज रिकॉर्ड पे जेहन में रख लें आप, वो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। हुआ था अब अगर आपको याद हो थोड़ा सा, 164 का बयान अगर सामने रख ले, आजम खान को घर से अगवा किया गया था, याद होगा, अगवा का पर्चा दर्ज था। और उसके बाद एक दिन वो बरामद आए और 161 का बयान दे रहे, 164 का बयान दे रहे। वो समझ में आ गया की है, ये साजिशें हैं जो इस कौम की जो ये भुगतेंगे आने वाले दिन में ये सारे। अब मैं जरा मुझे आखिरी कुछ मिनट रह गए, मैं दोनों कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, आपके मुताबिक कोई केस नहीं है, ठीक है। मैं जरा दानियाल साहब और फिर मंतुखेज साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। दानियाल साहब क्विकली, आखिरी 2 मिनट हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इसका भी आगे जाके हमें वही हाल नज़र आएगा जैसे इसहाक डार साहब का केस था, जिसकी तरफ अभी अज़ीज़ सिद्दीक साहब जो है वो इशारा भी कर रहे थे कि वो मुकर जाते हैं और वो कहेंगे जी मैंने तो इसमें, ये तो मेरा बयान ही नहीं है, अंडर ड्यूरेस था। डॉक्टर साहब, आप जो बात करें इसहाक डार साहब की, ये दो ज़ाती ट्रांजैक्शंस और 2 ज़ाती इश्यूज़ के ऊपर एक केस था। जो इमरान खान का केस है डॉक्टर साहब, ये तो आपके सामने है। मुल्क को आग लगाना, 9 मई के वाक़ये, क्या हम उसे डिनाई कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि इमरान खान ने कुछ तरह प्रोवोक नहीं किया, किस तरह लोगों को आगे बताता नहीं गया, किस तरह जलाओ गिराओ, मुल्क को आग लगाने की बात की, किस तरह उसने एक नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व, जब दूसरी बात जो आ गई कि डिज़ोल्व करने का कह दिया कागज़ को लहरा के, ये तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं और बहुत बड़े ट्रायल्स हैं। ये तो मैं इनकी करप्शन, इनकॉम्पिटेंस की तो बात ही ना करें। जो 9 मई को किया वो आपका दुश्मन। मैं जरा मंतुखेज साहब का पॉइंट ले लूं। मंतुखेज साहब, हमने अक्सर देखा है कि सजाए मौत भी जो है वो लीडर्स को हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर्स को हो जाती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो दानियाल साहब बात कर रहे हैं, क्या वाकई इतने संगीन हैं या हो सकते हैं जिस तरह बात की जा रही है?
स्पेशली 161 का तो माय अंडरस्टैंडिंग इज को एडमिसिबल भी नहीं है उस तरह। 164 का आज़ाद साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, आपकी क्या रीडिंग है इस पे? देखिए 164 पे जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसमें गवाह मजिस्ट्रेट होता है। 161 की तो कोई कानूनी हैसियत उस लिहाज से नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है पुलिस की चालान के लिए। अदरवाइज 164 के गवाह डायरेक्ट मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होगा। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मेरे शहीद कायद को एक झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिया है। बीबी शहीद, खुर्शीद शाह, डॉक्टर आसिम, सब ने अदालतें, सिविल इज़्ज़तदारी साहब ने आज भी भुगत रहे, गिलानी साहब सब भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो केस है, अगर अजहर फारूक सिद्दीक साहब समझ रहे झूठे है तो वो सामना करे, अदालत में साबित कर ले। अगर इनके पास कोई कानूनी पॉइंट है तो जरूर वो बरी हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रोसेस से पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा गुजर चुके हैं, कम से कम इनको भी तो गुजरना चाहिए उस चीज से। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ अगर झूठे केस है। लेकिन अगर अच्छा मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। रिमेन्स टू बी सीन के कानून का इतलाक क्या यकसा होगा या नहीं होगा, क्या आम आदमी के लिए और अशराफिया के लिए कानून एक ही है या नहीं, रिमेन्स टू बी सीन। आप तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।